इसमें ना सिर्फ कैलकुलेशन है ना, बस कैलकुलेशन मुझे लग रहा है चेक करना पड़ेगा आपको। और इसमें क्या है, कैलकुलेशन चेक करना, वही बोल रहा हूँ जो थर्ड ऑप्शन कह रहा है ना। सो थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये चीज है। सो थर्ड ऑप्शन ये कहना चाह रहा है कि अगर T2 की वैल्यू 0 से 2 में है, T1 0 से 2 में होगा। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है, और चूंकि फर्स्ट और फोर्थ एक ही बात कह रहा है और सेकेंड और थर्ड एक ही बात कह रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सेकेंड थर्ड सेम स्टेटमेंट है और फर्स्ट फोर्थ सेम स्टेटमेंट है, तो आपको बस ये वेरीफाई करना है। तो जैसे हम यहाँ ये ढूंढ रहे थे, अब मेन है इसको डिवाइड करना उससे, एक्स बार इंटू वन माइनस एक्स बार से। देखो इनिशियली हम हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल में क्या है कि जैसे अभी के लिए मैं मान लूं अगर ऐसा, अच्छा मोर देन 2 था, एक मिनट में लिखने में थोड़ा गलती किया क्या मैंने। रिजेक्ट कब कर रहे हैं हम लोग, 0 से 2 में क्यों लिख रहे हैं हम, एक मिनट रिजेक्ट कब कर पा रहे हैं हम, तो ये तो उल्टा हो गया, ये मतलब स्टेटमेंट दूसरा लिख दिया मैंने, ये एक्चुअली स्टेटमेंट है, बात वही है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रिजेक्ट कब कर पा रहे हैं हम, रिजेक्ट एच नॉट कब होगा, यहाँ थोड़ा लिखने में गलती हुआ। तो ये जो है रिजेक्ट एच नॉट अगर T1 मोर देन 2 है, तो यहाँ ये बोलना कि अगर T1 जो है मोर देन 2 होगा तो T2 भी मोर देन 2 होगा, और अगर T2 मोर देन 2 है सो T1 भी मोर देन 2 होगा, ये मतलब कहना चाह रहा है। तो एक काम करो ना, इसको हम अगर ऐसे ट्राई करें, क्योंकि मैथमेटिकली तुम अगर ट्राई करोगे तो यहाँ जैसे T2 मोर देन 2 होगा, तो x बार मुझे इस रेंज में दे रखा है, तो मुझे ये पता है कि T2 जो होगा 0 से 2.5 में ही होगा, है ना। तो अगर मैं T2 को 1 रखता हूँ, T2 1 कब आएगी, जब x बार ये होगा। सर T2 का जो वैल्यू है हाँ 10 इंटू 0.5 एक्स बार माइनस 0.5 उसको बैठा दीजिए, तो वहाँ से हमें एक्स बार का वैल्यू मिल जाए। यस ठीक है, तो हाँ उसके बाद क्या होगा कि वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ, जो थर्ड स्टेटमेंट है T1 मोर देन 2, तो जैसे मैं अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये है 5 1, हाँ, क्या क्या लिखा ये, और उसके बाद मैंने किया था कि उससे छोटा एक एक पॉइंट वन बढ़ा के एक वैल्यू बैठा था जिसमें कि T1 सेटिस्फाई नहीं हुआ, जैसे उस हिसाब से वन करा। तो एक बार चेक कर लो, ठीक से देख लो, कर पढ़ लो आप लोग भी क्या कह रहा है। इसमें पहला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, 5 1 रिजेक्ट एच नॉट, 5 1 रिजेक्ट T1 मोर देन 2, तो ये लिखा T1 मोर देन, और देन 5 2 रिजेक्ट एच नॉट, तो 5 2 रिजेक्ट एच नॉट मतलब T2 मोर देन 2, मुझे ये चेक करना है। और दूसरा है T2 मोर देन 2 गिवन है ना, तो फिर वही चीज है, थर्ड स्टेटमेंट है 5 2 रिजेक्ट एच नॉट गिवन दिस। तो जैसे यहाँ यहाँ मैंने अभी चेक किया जस्ट कि क्या होता है, अब ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि T2 मोर देन 2, तो T2 मोर देन 2 का मतलब हो गया 10 टाइम x बार माइनस 0.5 मोर देन 2, तो यहाँ से आ जाएगा x बार मोर देन 2 अपॉन 10 प्लस 1/2, यही आ जाए ना। तो चेक कीजिए कितना आ जाएगा, ये 7/10 आ जाएगा, मतलब 0.7 आ जाएगा ना। तो जब T2 मोर देन 2 है इसका मतलब है, तो ये इफ एंड ओनली इफ अभी चल रहा है, तो ये आ रहा है कि x बार की वैल्यू 0.7 से ज्यादा होना पड़ेगा। सो ये और ये इक्विवेलेंट है। T2 मोर देन 2 कब होगा, मैंने वो T1 कैलकुलेट किया है तो उसका वैल्यू आया है 0 ग्रेटर देन T1 लेस देन 1.5 आया, कैसे 1.25। सर कैसे, एक्चुअली सर वो जो सर x है ना, x into 1 minus x है, तो उसका मैं कैलकुलेशन कर ली थी, फिर उसके बाद रूट कर लिया, तो उससे सर आपका आया है 0 1/8 greater than x bar 1/2 root 2 a root over x bar into 1 minus x bar और greater than root
सारे अप्रोच इस क्वेश्चन के हैं। तो एक अप्रोच से वो सजेस्ट कर रहे हैं, एक तुम्हारे कैलकुलेशन में मुझे थोड़ा भरोसा नहीं है तो मैं खुद कैलकुलेशन करके देखता हूँ, तो वो थोड़ा है। सो इसमें क्या करते हैं अभी, ठीक है, जो सजेस्ट कर रहे हैं इस तरीके करते हैं। सो T2 मोर देन 2 का मतलब हो गया x बार मोर देन 0.7। अब इसको थोड़ा इम्प्लाई करते हैं, तो x बार 0.7 से ज्यादा है, ठीक, मान लीजिए 0.8 रख लीजिए, तो x बार को 0.8 रख के T1 की वैल्यू निकालो। तो T1 की वैल्यू क्या होगी अगर हम x बार को 0.8 रख देता हूँ, पुट कीजिए सर 0.7 उससे फायदा होगा। ठीक है 0.71 रख दीजिए, चलिए। तो आप x बार को 0.71 रख दीजिए, 0.71 रख के चेक कीजिए क्या आता है। सो 5 इंटू 0.71 माइनस 0.5, सो 0.21 हो जाएगा, अपॉन रूट में फिर आपका x बार है तो 0.71 इंटू 1 माइनस ये आ जाएगा 0.29, यही ना। इसको जरा कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर से कितना आता है। दूसरा अप्रोच मैं कराता हूँ जो बता रही है ना, उससे भी हो जाएगा। सो कितना है ये आपका, ये 2.31 आ रहा है मेरे कैलकुलेटर से, चेक कर लीजिए आप लोग। तो है ना, सो यहाँ 2 पॉइंट समथिंग आ गया। इसका क्या मतलब है कि जब T2 मोर देन 2 है तो ये भी मोर देन 2 आ रहा है ना। और x बार अगर मैं बहुत लार्ज ले लूँ, जैसे लार्ज लेने का मतलब है, तो उस केस में क्या होगा, अगर x बार मैं बहुत लार्ज लेता हूँ तो कहाँ कन्वर्ट करेगी, इसने कहा ना x बार मोर देन 0.7 है, तो कुछ भी हो सकता है, तभी आपने बहुत क्लोज वाला लिया। अगर मैं x बार टेंस टू इन्फिनिटी ले लूँ एग्जांपल के लिए, तो आप बताओ T1 टेंस टू क्या आएगा। देखिए सिंपल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट है, तो डिग्री 1 दोनों डिग्री 1 की है। तो अगर आप डिवाइड करेंगे x बार से तो ये T1 कन्वर्ट करेंगे, बता देता हूँ कहाँ कन्वर्ट करेंगे, x बार से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 1 माइनस 0, और रूट में जब करेंगे सो आप x बार स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा 5। तो ओके है मतलब, ठीक है ना। तो जब x बार बहुत लार्ज होगा, इसने कहा इससे ज़्यादा है ना, तो इन्फिनिटी भी तो हो सकती है, तो उस केस में ये हो जाएगा। तो मतलब ये पहला स्टेटमेंट तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है, कि x2 T2 अगर मोर देन 2 है तो T1 भी मोर देन 2 ही आएगा। चेक कीजिए आप लोग। और अगर तीसरा ट्रू है तो तीसरा स्टेटमेंट है ना, थर्ड स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट सेम है, फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट सेम है, ठीक है। तो अगर तीसरा सही, दूसरा तीसरा सही हो गया, 2 3 करेक्ट है। व्हाट अबाउट 1, अब 1 के बारे में सोचो आप, तो T1 मोर देन 2 है ना। हमें ये बता रखा था कि x बार जो है, अच्छा जीरो x बार यहाँ 0 पॉइंट से ओ 1 मिनट, तो हमें बहुत आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसकी हालांकि जरूरत भी नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ हमें गिवन है ना x बार कहाँ तक जा सकता है, 0.75 तक ही जा सकता है, तो उसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं मुझे। इसने कहा 0.7 ज्यादा होगा, तो इस केस में 7 मान लिया। अगर मैं x 0.75 भी ले लूं है ना, या उससे कम 0.74 लीजिए, तब भी आपका T1 मोर देन 2 आएगा, आप चेक कीजिए, है ना, क्योंकि वो इंक्रीज कर रही है, तो ये ठीक है। अब दूसरे तरीके से चेक करते हैं, T1 मोर देन 2 है
क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा? क्वेश्चन ये है, अगर कन्वर्स ट्रू क्या हो पाएगा? T1 मोर देन 2 है, देखना पड़ेगा यहाँ 2 पॉइंट, जब आपने 0.71 लिया है तो ये 2.31 दिया है, अगर मैं एग्जैक्टली 2 रख दूं मान लो या 2.1 रख दूं तो वहां से निकाल पाएंगे आप सॉल्यूशन? सर वही नहीं होगा नहीं। वैसा। हाँ, तो जैसे अगर मैं ऐसा करूं कि है ना T1 को एग्जैक्ट, क्योंकि जो हमने देखा बहुत क्लोज नंबर लिए हैं, इवन 0.7 अप्रॉक्स लेंगे तब भी आपका आंसर अप्रॉक्स है ना 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जब ये 2.01 होगा तो उस केस में हो सकता है ये आउट ऑफ रेंज आएगा। तो ये बाहर आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, उससे नीचे। हाँ, तो ये 2 से कम हो जाएगी। जैसे मैं अगर बोलूँ इससे कम हो जाएगी, हाँ जैसे मान लो यहाँ बोल रहा हूँ T1 एग्जैक्टली 2.01 है, तो उस केस में हो सकता है x बार आपका है ना इससे कम हो जाए 0.7 से, तो इस केस में ये T2 2 से कम हो जाए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सर मैंने 0.64 लिया था 6-7 ईयर में, ओके। अब मेरा 2 रिजेक्ट मतलब सही नहीं हो रहा था वहाँ। ठीक है, तो उससे हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन था, जैसे मैंने T2 का रेंज निकाला कि जब x बार हाफ से ये है, तो वैसे ही T1 का भी रेंज निकाला जा सकता है अगर आप चाहो तो। T1 का रेंज, सर T1 का जो रेंज नहीं निकल सकता है क्योंकि एग्जाम में मुझे इनइक्वालिटी मैंने किया था, 2 इनइक्वालिटी आ जाएगा, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई नहीं होगा, देखिए मैं निकाल के बता देता हूँ। आप करिए। सो 1 माइनस 2x, x बराबर 0, सो x बराबर हाफ आ गया, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हाफ पे आएगी। मतलब ये यहाँ पे x का जो इंटरवल हमें दे रखा था कि वैल्यू जो है 0.5 से 0.75 ये दे रखा है ना क्वेश्चन में, x बार का रेंज। तो अभी मैंने जस्ट इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं gx को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। एक्चुअली x बार माइनस x बार स्क्वायर है, मैं जस्ट अभी के लिए x लिखा हूँ सो दैट सिंप्लीफाई। मैं डिनोमिनेटर जो है ना उसकी वैल्यू को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, तो इसने कहा कि g डैश x निकाला 1 माइनस 2x, x बराबर हाफ, हाफ तो यहाँ है ही नहीं, इसका क्या मतलब है ये मैक्सिमम मिनिमम अपने एंड पॉइंट पे ही देगा। सो ठीक है, हाफ ही क्रिटिकल पॉइंट है। सो g ऑफ 1/2 कितनी आएगी, 0.5 कितनी आ जाएगी, सो 1/2 माइनस 1/4, हालांकि डोमेन में नहीं है लेकिन मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ यहाँ पे ना। और अच्छा, तो एक काम करते हैं, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि ये जो क्वांटिटी है 1 माइनस 2x, ये क्या होगी जब x 0.5 से ज़्यादा लेंगे तो क्या होगी, सो दिस इज नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव इफ एंड ओनली इफ क्या आएगा, x मोर देन 1/2, यही ना, चेक कीजिए। तो बस मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये फंक्शन क्या है। तो g डैश x नेगेटिव है इफ एंड ओनली इफ x मोर देन 1/2, इसका मतलब ये हुआ कि जब x 1/2 से ज़्यादा है तो ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि मैं gx का रेंज निकालना चाह रहा हूँ, तो gx डिक्रीजिंग है क्योंकि x यहाँ 0.5 0.75 में डिक्रीजिंग है ये, तो छोटी वैल्यू पे लार्जेस्ट नंबर मिलेगा, तो ये हाफ में मैक्सिमा मिलेगा और जो 0.75 है जो कि 3/4 इसमें मिनिमा मिलेगा। तो बताइए इसका रेंज क्या आ गया, तो आप हाफ रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/4 कितना आएगा, 1/2 माइनस 1/4, और ये कितना आएगा 3/4 रखेंगे तो 3/4 माइनस 9/16, तो ये कितना आएगा, एलसीएम ले लीजिए 3/16, 3/16 आ जाएगा। सो ये 3/16 और ये 4/16। तो कहने का ये मतलब मैं यहाँ से पता है क्या फाइंड किया हूँ, सो हमें क्वेश्चन में गिवन था, मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि x बार 0.5 से 0.75 में है, तो मैंने ये निकाला कि x बार इंटू 1 माइनस x बार एक्चुअली बिलोंग करेगा 3/16 से 1/4 के बीच। अब जो आप कह रहे हैं ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, x बार इंटू 1 माइनस x बार दैट विल लाई बिटवीन 3/16 टू 1/4 जो कि 4/16 है, और इसका रूट लगा दो चाहो तो आप, तो जब इसका आप रूट लगाओगे यहाँ भी रूट लग जाएगा और यहाँ भी रूट लग जाएगा, ठीक। तो ये रेंज आ गया। अब आपको T1 का रेंज चाहिए था ना, मैं T1 का रेंज निकाल देता हूँ। सो T1 का रेंज क्या था, अभी हमने वो निकाले थे, अच्छा इसको रेसिप्रोकल कर दो आपको और आसान हो जाएगा। तो अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये वैल्यू यहाँ मोर देन आ जाएगी, तो ये मोर देन हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो आप पूरा, ये 16/4 ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से 4/√3 रेसिप्रोकल करना, जस्ट मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ इसको, रेसिप्रोकल तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ गया, चेक कर लीजिए एक बारी 4/16 1/4। हाँ तो आपने वो क्यों किया, मतलब उसका रेंज अलग से क्यों नहीं, अच्छा
मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाला है फंक्शन का एक्चुअली उस डोमेन पे, ताकि मुझे पता चले कि फंक्शन किस दो नंबर के बीच है, मिनिमम वैल्यू क्या है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ताकि ये पता चले किस पॉइंट पे मिनिमा है किस पॉइंट पे मैक्सिमा है। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी इसकी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी उस इंटरवल में, इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आ गया। अब हमारे पास हमने निकाल रखे हैं 5 इंटू एक्स बार माइनस हाफ, तो ये हमने यहाँ निकाल रखे हैं 5 इंटू एक्स बार माइनस हाफ, 0 से 5/4 था, सो ये 0 से 5/4 है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता होगा दोनों पॉजिटिव नंबर है सब, तो मल्टीप्लाई करोगे ये जो है 5 इंटू एक्स बार माइनस हाफ इंटू एक्स बार इंटू 1 माइनस एक्स बार, ये हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव नंबर है ना, तो ये 0 हो जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई करोगे आप, सो यू विल हैव 4 4 कैंसिल 5/√3, 5/√3 का अप्रॉक्स वैल्यू देख लो क्या होगा, सो 5/√3 का अप्रॉक्स वैल्यू निकालिए। ये 2.88 आएगा, ये आपका T1 का रेंज है। हाँ, सो यहाँ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सो T1 का रेंज जो है 0 से 2.88 है, T2 का रेंज था 0 से 2.5 और T1 का रेंज है 0 से 2.88, ये रेंज है। अब ये बोलना चाह रहा है कि अगर T1 मोर देन 2 होगा तो क्या T2 भी मोर देन 2 होगा, ये देखना है आपको। तो आपने देखा था कि T2 मोर देन 2 था, 0.7 से ज़्यादा एक्स बार आया था, तो इस केस में 2.31 था, 2.31 से स्टार्ट होगा। यहाँ क्या होगा, अगर आप T1 जब 2 के करीब होगा तो ये वैल्यू T2 2 से कम आ जाएगी। तो अब थोड़े से कैलकुलेशन और आप कर सकते हो, देन यू कैन रियलाइज कि हाँ ऐसा है। तो यहाँ से अभी करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 2 और 3, 1 4 आउट है, तो 2 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट आंसर है। थोड़े से वर्क कीजिए समझ आएगा, है ना। अच्छा ये तो लॉस हो गया, तो हेलो सर। जी जी सर वो जो आपका मैं पॉइसन प्रोसेस वाला वीडियो देख रहा था, हाँ हाँ ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा डाउट है, एक बोलिए। क्लास होगा, टाइम होगा सर आपका? हाँ बताइए क्या डाउट है। सर वहाँ पे आपने कहा था ना कि S1 है जो S2 है, हाँ मतलब S1 इंटरनल अराइवल टाइम पहला S1 और X2 मतलब दो इंटरनल टाइम X1 प्लस X2, वो आप कहे थे कि ये एक्चुअली थ्योरम एक बुक में है, एसएम रॉस की बुक है ना, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी मॉडल्स। ठीक है देखते हैं, डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैं पहली बार गेट का कोर्स पढ़ाया था, तो इस बार सेकंड टाइम होगा तो पिछले बार से बेटर होगा, तो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ तो डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुझे भी सीखना ही है, समाओ मैं भी सीखना ही चाह रहा हूँ, तो हो जाएगा, तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। पॉइजन प्रोसेस ये भी देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन वही मैं कह रहा हूँ, सब लोग ट्राई करके आओ, जो जो क्वेश्चंस में रह जाते हैं तो वो टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक मेरे लिए बहुत नया है, जो मुझे भी है ना वर्क करना है, तो वर्क करके हम डिस्कस कर सकते हैं, ये है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं कोलमोग्राफ स्फिनोटेस जैसा दिख रहा है।
to xn be a random sample from a known distribution with absolutely continuous CDF f है, f not specific specify absolutely continuous CDF है. So for testing h naught fx बराबर f naught x and against h1 है नहीं इक्वल है, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स t1 और t2 डिफाइंड है. तो इसमें डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे सुप्रीम वैल्यू लिया है इसका और यहाँ पे सुप्रीम n टाइम किया है, जस्ट यहाँ n टाइम किया, बाकी तो सेम ही है, यहाँ n टाइम. और i जो है इंडिकेटर फंक्शन है, तो इंडिकेटर फंक्शन है तो लेस देन इक्वल टू x, तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट लेस देन इक्वल टू होंगे उतना जी जी जी. तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास which of the following statement are true. तो ये एक्चुअली थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ना. आप प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कोलमोग्रोव स्मिनोव टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का है, तो वहाँ चेक कीजिए उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप लोग क्या लिखते हैं, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यही तो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही तो है. तो कोलमोग्रोव स्मिनोव टेस्ट का टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है वो चेक कीजिए. देखिए बताइए आप लोग, T1 T2 में से कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है कोलमोग्रोव स्मिनोव टेस्ट का. T1 या T2 याद है किसी को, चेक करो. कोलमोग्रोव स्मिनोव टेस्ट में T1 T2 में से कौन सा, ये एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही है, बस दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, मतलब वही है, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही है पहला वाला. तो T1 T2 में कौन सा वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है. तो T1 होता है, अगर आप बुक में चेक करोगे तो T1 देगा आपका ना, कि T1 इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, और ये उन्होंने n टाइम करके उसी को लिखा है. अब पूछ क्या रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये पहला तो ट्रू है, पहला तो एज थ्योरम ही डायरेक्टली. तो आप जस्ट प्रॉपर्टीज देखोगे तो मिल जाएगा आपको, कोई भी नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की बुक उठाओ अच्छी सी जो है ना, या जैसे वही है गिबॉन्सन चक्रवर्ती वाली बुक ही है, उसमें देखो कोलमोग्रोव स्मिनोव ओपन करके देखो क्या है. सो चेक करके बताओ. सो आप चेक करोगे, ये है ना मेरे पास, ये बुक मैंने ओपन किया है, वो गिबॉन्सन चक्रवर्ती वाली बुक जो है नॉन पैरामेट्रिक इन्फरेंस, उसमें पेज नंबर 63 पे है. तो आप थ्योरम से मतलब बोल रहा हूँ, पहला वाला तो डायरेक्ट थ्योरम ही है. तो इसमें अगर आप चेक करोगे तो इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो लिखा हुआ है DN लिखता है, पहला जो T1 है वो आपका DN, मतलब थोड़े से पढ़ना पड़ेगा आपको, मतलब मुझे भी कई बार देखना पड़ेगा. तो इसमें जो लिखा है इन्होंने DN जो है आपका ये पहला वाला है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो उसके लिए डायरेक्ट थ्योरम यहाँ पे है. तो ये क्या कहता है, दिस कन्वर्जन, बाद में इन्होंने रूट n टाइप भी लिया ना, n टाइम लिया ना, दूसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिख रहा है ये. अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक दिया हो और dn स्क्वायर r स्क्वायर 2 हाँ ये भी थ्योरम है, यस. तो रिजल्ट है ना ये. वो T1 इन वही तो सर है, मतलब वो दिया है सर. जी जी चेक करो इसको. तो इसमें थ्योरम मतलब यूज करेंगे डायरेक्टली आ जाएगा. तो पहला आई थिंक ट्रू आ जाएगा. और ये क्या बोल रहा है, T2n मोर देन 1 इंटेंसिटी, ये जो होगा 1 होगा. T2n कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू डीजेनरेट रियल वैल्यू रैंडम वेरिएबल अंडर h0. h0 क्या है, fx बराबर f0. तो क्या ये कन्वर्ज करेगा
ये सब है ना डायरेक्टली थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स को आपको अप्लाई करना है। चेक करके बताओ एक बारी। तो ये आपको थोड़े से कोलमोग्रोव स्पिनो का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तो जाके चीजें क्लियर हो जाएगी। और करना पड़ेगा ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या है, कोई भी बुक उठाइए थोड़ा पढ़िए इसको। तो बोल रहा हूँ, जैसे ये मोहन चक्रवर्ती एक बुक है, उसमें आप बहुत डिटेल में लिखा नहीं है उन्होंने। कोई भी आप जस्ट आप ऑनलाइन भी आप बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको जहाँ पे कोलमोग्रोव स्पिनो टेस्ट डिस्कस किया होगा। अगर मैं डिस्कस करूँगा एक क्लास तो इस पे ही चला जाएगा फिर। तो आप अगर चेक कीजिए मेनली, जैसे आपको पढ़ना है कि ये टेस्ट होता क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है। सो वो प्रॉपर्टीज मतलब थ्योरम से होंगे, तो वो थ्योरम्स याद रखना। ये जो स्टेटमेंट है ये थ्योरम बेस्ड ही है, बट कई बार घुमा देता है, तो आपको देखना है कि एग्जैक्टली वही है जो थ्योरम है या थोड़ा चेंज किया हुआ है, तो उससे आपको क्लियर होगा। हाँ, क्या दिया है? हाँ, ठीक है, देन कहना क्या चाहते हो, ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, काई स्क्वायर से क्या रिलेशन है इसका, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का पहला ऑप्शन में। तो ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है ना कि T1 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, तो इसका रिलेशन काई स्क्वायर से क्या है? डायरेक्ट रिजल्ट है ना, तो थ्योरम तुम देख लो, मैं तुम्हें भेज देता हूँ। तो यहाँ ये लोग रूट एन टाइम दिस कन्वर्जेस टू दिस, मैं चेक कर लेता हूँ ना, क्योंकि मतलब जस्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे सब हाई लेवल। हाँ, नहीं मिलेगा ना, वो तुम्हें समझ के खुद बनाना पड़ेगा, बुक में क्यों मिलेगा? क्योंकि बुक में ये थोड़ी, ये तो क्वेश्चन जैसे जिसने बनाए हैं तो उसने अपने हिसाब से ऑप्शन सेट किया, आपको डिसाइड करना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। कैसे डिसाइड करें, जब हम वो अच्छे से कोलमोग्रोव स्पिनो टेस्ट को जानेंगे, तो पहले हमें है ना जो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है उसको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें ठीक होंगी ना। तो चूंकि गेट में है ये, तो मैंने लास्ट ईयर थोड़े से पढ़ाए थे, लास्ट ईयर में फर्स्ट टाइम गेट पढ़ाया था, तो काफ़ी चीज़ें मतलब मुझे खुद क्लियर हुआ था। अभी एक दो बार और पढ़ाएंगे तो और बेटर हो जाएगा। सो ये है। सो बाकी हाँ, इस साल आपका नॉन पार्लियामेंट्री जो क्वेश्चन पढ़ा है हाँ पूरा पढ़ाएंगे इस बार, डिटेल में और पढ़ाएंगे। पिछले बार तो फर्स्ट टाइम था, इस बार बेटर ही होगा पिछले बार से। इस बार भी सारा कोर्स पूरा कोर्स पढ़ाएंगे। हाँ तो वो अभी पढ़ाएंगे तभी शेयर करेंगे ना, तो अभी लेट लगेगा, उस 3-4 महीने बाद होगा। तो बाकी इस बार तो और डिटेल में पढ़ाएंगे ना, तो चीज़ें तो बेटर होंगी, पिछले साल से बेटर ही होंगी। क्योंकि इस बार गेट का दूसरा बैच है, पिछले साल फर्स्ट बैच था, उससे पहले भी मैंने कराए थे लेकिन जस्ट PYQ कराए थे, वो भी थ्योरीज नहीं कराए थे। सो तो थोड़ा इसको डिस्कस करता हूँ मैं, थ्योरी एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ ढंग से, फिर इसको डिस्कस करते हैं। इसको अभी अच्छा वाला बुक, तुम एक अच्छा बुक लिखो, खुद से पढ़ के अच्छा लिखो, या फिर मुझे लिखना पड़ेगा? हाँ तो करो ना, तुम तो करो कंप्लीट।
ठीक है, फिर कैसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं? नहीं नहीं, ये बोला Tn converges in distribution to a degenerate random real valued random variable under h naught. यस, और जीरो पता है सर, तो मतलब कांस्टेंट है तो होगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी पे भी होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट है तो प्रोबेबिलिटी में भी होगा, सही बात है। यस, तो इस तरीके से सर पहला हो जाएगा। Then ठीक है, फिर then मुझे लग रहा है कि ओके है। बाकी सेकंड कह रहा है कि T2n converges in probability to 0, तो अगर 0 पे सेकंड ट्रू हो जाएगा तो फोर्थ ऐसे ही ट्रू हो जाएगा, अगर सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया तो फोर्थ वैसे ही ट्रू हो जाएगा। और बाकी देखना पड़ेगा कहाँ कन्वर्ज कर रही है वो, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा इसको ना मुझे, मतलब कुछ बुक में बहुत डिटेल में लिखा नहीं होगा, तो कुछ रिसर्च पेपर भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। मतलब क्या है, जो नए नई चीज़ें आती रहती हैं तो वही बाद में बुक में आती हैं, तो पहले लोग रिसर्च करते हैं तो उसमें आपको रिसर्च पेपर्स में मिल सकते हैं इसका, कोलमोग्रोव स्विनो पे जो भी आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स है वहाँ आप देख सकते हो। ये लोग मतलब कोई अच्छी बुक तो ऐसे मैंने जो एमएससी में पढ़े थे वही पढ़े थे, गिवन चक्रवर्ती वाली बुक पढ़ी थी तो वो वही पढ़ाया था उन्होंने। बाकी और भी बुक्स हैं बहुत अच्छी अच्छी, हाँ तो यही पढ़ाते हैं, उसमें भी बहुत डिटेल में लिखा नहीं है। और जनरली जो बाकी बुक्स देखो लो लेवल के उसमें क्या डेटा के अराउंड बात कर रहा होता है, लेकिन ये तो रैंडम वेरिएबल के अराउंड बात कर रहा है ना, ये डेटा के अराउंड बात नहीं कर रहा है कि तुम्हारे पास 10 सैंपल पॉइंट है। क्यों नहीं कर सकते, तुम बिना कोशिश किए ही ना तुम सब अज्यूम कर लेते हो। मैंने बहुत बार कोशिश की है सर, मुझे नहीं दिया था तो सर ने मुझे फॉरवर्ड कर दी थी। अब तुम्हें क्या ही जवाब दूं मैं, अब तुम मुझसे ज्यादा विद्वान हो तो मैं तुम्हें कुछ कह ही नहीं सकता। नहीं नहीं सर, ऐसा हाँ तो वैसे मैं बोल ही नहीं सकता तुम्हें, मैं अभी गूगल कर रहा हूँ, इतने सारे रिसर्च पेपर मेरे फोन में आ रहा है, कैसे आ गया? वो डिफरेंट जर्नल से डिफरेंट वो होते हैं, कुछ जर्नल सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं, बहुत सारे जर्नल फ्री होते हैं, तो जो फ्री है उसका ऐसे ही आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जो फ्री नहीं है तो उसका सब्सक्रिप्शन रहता है, वो कुछ रहते हैं उसके भी आर्टिकल मिल जाएंगे, आर्टिकल कहीं ना कहीं रिसर्च गेट पे या गूगल स्कॉलर पे कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो कोशिश करने की बात है, ऐसा थोड़ी कि सारे रिसर्च पेपर नहीं ले सकते हम। है ना, डेटा के अराउंड बहुत लोग काम करते हैं, डेटा पॉइंट दे दिया उसके अराउंड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हैं ये लोग, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकाल के चेक कर रहे हैं क्रिटिकल रीजन में है कि नहीं है, तो वो यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज देखनी है, और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एक रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे, तो उसकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी आपको क्या क्या होगा, है ना। जनरली वो बुक डिस्कस नहीं करता है बहुत सारी बुक्स, सो जो लो लेवल बुक्स तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करेगा, थोड़ी जो हाई लेवल बुक्स हैं वो डिस्कस करेगा। क्योंकि सब ना एमएससी लेवल का एग्जाम है तो थोड़े क्वेश्चंस तो एमएससी लेवल के ऊपर के ही होंगे, जो डायरेक्ट एमएससी में आपने हो सकता ना पढ़े हों। भाई कुछ ज़्यादा लोग लिखता नहीं है, बस ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दे रखा है, बस थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, बस यही है, बाकी डेटा उटा से फाइंड कर रखा है। ठीक है, इसको अभी स्टडी करते हैं, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा तब जाके आगे कुछ होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम किल ना करते हुए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट बताओ 21। बाकी जो भी मतलब जो सिंसियर बच्चे हैं जो सच में कर रहे हैं, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, जो एंड में रह जाएगा वो मैं खुद ट्राई करूंगा, उसको फिर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है क्योंकि इससे आपको भी सीखने को मिलेगा मुझे। वो सर ऑप्शन 1 और तो ऑप्शन ये कह रहा है कि एक्स भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद सपोर्ट एस एक्स, जैसा दे रखा है सपोर्ट 0 से 25 है, और ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी दे रखा है, तो ये एक्चुअली बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है ना, बाइनोमियल है,
और 25,5, सो x इज बाइनोमियल 25,5। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x माइनस दिस एंड x प्लस दिस आर आइडेंटिकल। तो बाइनोमियल 25,5 है, सो बाइनोमियल 25,5 है तो मीन कितना हो जाएगा 12.5। सो इसका अगर आप मीन ऐसे निकालेंगे 0 आएगी, इसका भी है ना। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों का आइडेंटिकल होगा, क्वेश्चन सर ये ये है। सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस वजह से सर ये आइडेंटिकल हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये आसान क्वेश्चन है। ये तो अभी तुम्हें चेक करना है बस। x लेस देन इक्वल टू 4 निकालो, मोर देन इक्वल 22, 22, 23, 24, 25 और यहाँ है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। यहाँ 4 नंबर है 22, 23, 24, 25 और यहाँ कितने नंबर 0, 1, 2, 3, 4। ये गलत कह रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ 5 पॉइंट्स है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स है 22, 23, 24, 25। तो ये 4 ये 5 इक्वल तो नहीं होंगे दोनों, तो ये गलत है बी वाला। ये कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये इजी है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आसान, ये क्वेश्चन आसान है हालांकि। अब यहाँ बस इसको देख लो, तो x का सपोर्ट कितना तुम्हारे पास था, ये था। अब x माइनस 12.5 का सपोर्ट निकल जाएगा 12 माइनस, क्योंकि इसका मीन ना 12.5 है। तो x माइनस म्यू एंड म्यू माइनस x हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता तो है। अगर है ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट म्यू, देन x माइनस म्यू एंड म्यू माइनस x हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। ये थ्योरम है ना कि रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक सर अबाउट और म्यू। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में है कि ये सिमेट्रिक होगा, ये p इक्वल टू हाफ और ये तो हाफ दिया है, इसीलिए मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे एक बार है ना बाकी लोग चेक कर लो क्या क्या ऑप्शंस करेक्ट है, तो आसान क्वेश्चन है, जस्ट वेरीफाई कर लो इसको। तो दूसरा तो गलत है, दूसरा गलत इसीलिए है क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी 0 पे आएगी वो प्रोबेबिलिटी 25 पे आएगी। तो यहाँ है 0 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 0 1 2 3 4 है, यहाँ 22 23 24 25। तो 25 0 पे इक्वल होगा, 24 1 पे, 23 2 पे, 22 3 पे, तो ये गलत है। फिर ऐसे ये हमारे पास क्या है ना EX जो होगा 12.5 है और सिग्मा स्क्वायर है NPQ ना, तो 12.5 इंटू 1/2, इसका और हाफ कर लो कितना आ जाएगा 6.25। ये चीज़ है। तो आपको बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन परसेंटेज, तो ये होता है सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100। तो ये हो गया आपका 6.25 का रूट अपॉन म्यू आपके पास है 12.5 इंटू 100 करके देखो कितना आएगा। तो कैलकुलेटर से निकाल लीजिए एक बार, देखिए क्या आता है ना। सो 6.25 का रूट अपॉन 12.5 और इंटू 100 ये फाइंड कर लीजिए, तो इसके लिए आंसर दिख जाएगा। ये बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 4.9, तो मतलब 0 1 2 3 4 ये बात कर रहा है। 4.9 से कम लेना है क्योंकि इंटीजर वैल्यू होंगी इसकी। और यहाँ पे है 20.1 से ज़्यादा 21 22 23 24 25। तो यहाँ भी 5 नंबर है, यहाँ भी 5 नंबर है ना, तो 25 और 0 पे सेम प्रोबेबिलिटी होगी, इक्वल टू दिया है सर, तो उससे क्या होगा तो उससे तो 20 आ जाएगा ना। 20 तो आपने लिया नहीं, आपने 21 लिया। तो मैं क्या ही बोलूँ मैं। कौन सा सच्ची है सर मुझे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये करेक्ट है। और ठीक है ना, इसको वेरीफाई कर लो। अब इसका देख लो, आई थिंक ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि हाफ है ना, तो हाफ के लिए अगर आप वो भी बनाओगे, डायग्राम भी बनाओगे, तो होता क्या है, मान लो जो 25 है ना, तो 13 पे मैक्सिमम होगा, 0 से 12 है ना, 13 पे ये मैक्सिमम आंसर देगा ना। बाकी सिमेट्रिक रहेगा, जो 14 पे आएगा वही वैल्यू 12 पे होगा, ऐसे चलेगा ना, देख लो। नहीं, एक मिनट, किस में मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ 12 पे 13 पे। इसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किस पॉइंट पे आएगी, तो यहाँ 25 13 पे आएगी पक्का। 0 25 नहीं नहीं, सो यहाँ से आएगा 14 प्लस 11, तो 12 13 ना 26 नंबर है, तो 26 नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि 12 13 दोनों पे सेम प्रोबेबिलिटी आएगी है ना। इसके सपोर्ट में 26 नंबर्स हैं, सपोर्ट में
6 नंबर्स हैं, तो जो मीडियन होगा वो 2 वैल्यू आएगी ना मिडिल वाली, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं बस ये देख रहा था बना के क्या होगा। सो जो वैल्यू 12 पे आएगी वही 13 पे आएगी, 14 पे जो आएगी वो आएगी 11 पे, ठीक है, चेक कर लो आप चाहो तो खुद ही। सो 11 पे 14 पे सेम आंसर होगा, 12 13 पे सेम आंसर होगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ना, जो 0 पे और बाद में 25 पे, और चेक कर लो। तो हाईएस्ट वैल्यू जो आएगी 12 13 पे आएगी, और हमने इसका मेन 12.5 लिया था ना, मेन 12.5 है इसका, करेक्ट होगा ये, पहला भी करेक्ट है। और ये चेक कर लो, इसको कैलकुलेटर से पर देख लो क्या आया, किसने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू क्या आई, देखो इसका क्या आता है, 20 आई डोंट थिंक आएगा, 20 तो नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा ना। सो ठीक है ना, सो ये गलत है, तो पहला और चौथा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये बेसिक बाइनोमियल की प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन है, ये तो बाइनोमियल की प्रॉपर्टी पे था। तो ये वाला क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, x1 x2 xn आपके पास रैंडम सैंपल है, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर का, और आपको एस स्क्वायर दे रखा है, अल्फा दे रखा है, ठीक है, कह रहा है कि जेड अल्फा डिनोट द, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, ये भी जस्ट बेसिक क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस इंटरवल का। अब देखो कि म्यू किस इंटरवल में बिलोंग करने पे प्रोबेबिलिटी 90% आ जाएगी, तो ये आसान है, आपको क्या करना है, यू डोंट हैव टू डिराइव द इंटरवल्स, एक काम करना है आपको कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन लगाना है। सो प्रोबेबिलिटी म्यू मोर देन दिस लेस देन दिस, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, हालांकि पहला वाला, दूसरा वाला ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ट्रू होगा। सो दूसरा भी फार्मूला ये, तो आपको बस देख लेना है क्या करेक्ट होगा ना। सो ये जस्ट इजी है, जस्ट यू हैव टू डिसाइड कि म्यू बिलोंग्स टू दीस टू इंटरवल्स, कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो आप, पाइवटल क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट करके, वन साइडेड करके आप कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, जस्ट कॉन्फिडेंस लेवल बेस्ड है, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ट्राई करके आओ, 22 तक करो, बाकी अगले क्लास में हम यहाँ से देखते हैं 21 से आगे कंटिन्यू करते हैं, 20 तक ट्राई करके आओ ना। बाकी जो क्वेश्चंस, मतलब एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो, जो रह जाएगा वो मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी 21 से हम कल कंटिन्यू करते हैं, कल तो क्लास नहीं होगी, कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कल छुट्टी रहेगी, परसों क्लास होगी, तो ठीक है। तो अभी स्टॉप करते हैं, चलिए, थैंक यू, अभी जैम के बैच का टाइम हो गया। अब बाकी आप लोग सॉल्व कीजिए, पूरा असाइनमेंट सॉल्व करो, फिर जो डाउट है डिस्कस करो।